कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का इन टेक्स्ट क्वेश्चन 9.8 दिया हुआ है। क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन, ये कोबाल्ट NH3 होल पावर 6 और इसका ओवरऑल चार्ज आपका +3 दिया हुआ है। ये हो गया आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वेयर एज निकिल NH3 होल पावर 6, इसका ओवरऑल चार्ज आपका +2 दिया है। ये भी आपका क्या हो गया, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मतलब है कि इस क्वेश्चन में आपके पास में दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं। एक कॉम्प्लेक्स आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की तरह काम कर रहा है और दूसरा कॉम्प्लेक्स है आपका एक्ट कर रहा है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की तरह। ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन करना है और ये एक्सप्लेन करना है कि भाई ये इनर एज वेल एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की तरह ये क्यों काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनर एज वेल एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में समझ लेते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिसमें से इनर सेल्स यूज किए जाते हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन वर्ड आ रहा है तो मतलब है कि हम लोग VBD थ्योरी यूज करने वाले हैं, क्योंकि यही थ्योरी है जो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बातचीत करती है। आप लोगों ने VBD थ्योरी इन द सेंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सीखा होगा कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है, तो इसमें इसके जो वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं तो लिगेंड्स के ऑर्बिटल के साथ में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। किस वजह से करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। कैसा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ठीक है भाई, तो इनर सेल्स यूज किए जाते हैं किसमें से, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आउटर सेल्स यूज किए जाते हैं फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है भाई, अच्छा, जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं इनको आप लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। लो स्पिन का मतलब क्या है, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लो होता है। स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लो होने की वजह से इनकी एनर्जी कम होती है, रिएक्टिविटी कम होती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अगर मैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूं जिसमें से आउटर सेल्स यूज किए जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो इन कॉम्प्लेक्सेस को आप हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि एनर्जी ज़्यादा होती है, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है तो एनर्जी ज़्यादा होती है, रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी इन कॉम्प्लेक्सेस की कम होती है। तो चलिए इन पॉइंट को मैं पहले लिख देता हूँ, फिर इसके बाद में दोनों कॉम्प्लेक्स को लेकर के ये शो करते हैं कि ये इनर एज वेल एज आउटर सेल्स इन कॉम्प्लेक्सेस में कैसे यूज किया जाता है फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनर ऑर्बिटल और कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आप यूज करते हैं इनर सेल्स फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है भाई, इनर सेल्स यूज करेंगे, इनको आप बोल सकते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, अच्छा, इन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, एनर्जी जो होता है कम होता है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। लो स्पिन का मतलब क्या है, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होता है, स्लो होता है, इस वजह से इनकी एनर्जी कम होती है, रिएक्टिविटी भी कम होती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट से बहुत ही आसानी से इस पार्ट को आप समझ सकते हैं। अब देखिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जो आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है भाई, तो इसमें से आउटर सेल्स यूज किए जाते हैं। बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आउटर सेल्स यूज किए जाएंगे और इनको आप बोल सकते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान दीजिए भाई, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। अब देखिए हाई स्पिन का मतलब क्या है कि स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होता है, मतलब है कि इन कॉम्प्लेक्सेस की एनर्जी ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। चलिए अब इसके बाद में हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स को वन बाय वन ले लेते हैं, फिर इसके बाद में शो करते हैं कि इन कॉम्प्लेक्सेस में इनर सेल्स एज वेल एज आउटर सेल्स कैसे यूज किए जाते हैं फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले मैं इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करता हूँ। ये आपका कोबाल्ट, ये NH3 दिया हुआ है होल पावर 6 और यहाँ पर हो गया क्या भाई, हो गया +3 हो गया। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट, इस कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन डिटरमिन करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लेक्चर में मैंने बताया हुआ था कुछ स्टेप्स जो आपको फॉलो करना है, उन स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो करेंगे और आसानी से आपको हाइब्रिडाइजेशन मिल गया। अब देखिए यहाँ पर जो स्टेप मैंने बताया था, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, VBT थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आपको निकालना है। तो ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया भाई, सेंट्रल मेटल एटम ये हो गया, कोबाल्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है, तो ये तो आपका न्यूट्रल लिगेंड दिया है, अमोनिया इज ए न्यूट्रल लिगेंड्स, तो इसका मतलब क्या 6 × 0, ये पूरा पोर्शन आपका 0 हो जाएगा। और ये आपका ओवरऑल चार्ज दिया इस कॉम्प्लेक्स का +3, तो यही चार्ज आपका सेंट्रल मेटल एटम का भी हो जाएगा। मतलब इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट, जो दूसरा स्टेप आपको फॉलो करना है, आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन।
ये जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब देखिए भाई, पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा होगा कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो ये 7 चला जाएगा d ऑर्बिटल में और ये 2 चला जाता है s ऑर्बिटल में। लीजिए आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आउटर मोस्ट का। इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 आउटर मोस्ट से निकाल लीजिए, एक इससे निकालेंगे तो क्या बच जाएगा भाई 3d6 और ये हो गया 4s0 हो गया भाई। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट करना है आपको यहाँ पर ऑर्बिटल नोटेशन से पता चलेगा अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। ठीक है, किसका? सेंट्रल मेटल आयन का। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला है इसका ऑर्बिटल नोटेशन आपको लिखना है। तो चलिए भाई यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1 2 3 4, ये हो गया 3d6 हो गया 4s एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4p भी आपका खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स स्पिन के फॉर्म में यहाँ पर फिल कर देते हैं और हम फॉलो करते हैं हुन्स रूल। तो मतलब है कि सबसे पहले आपको सिंगली फिल करना है, फिर इसके बाद में डबल फिल करना है। तो 6 स्पिन मैंने फिल कर दिए। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो 4th स्टेप है दैट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से आपको पता चलेगा कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर करना है या नहीं करना है। अब देखिए भाई, आप लोगों ने वीबीटी थ्योरी में पढ़ा होगा कि लिगेंड्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है वीक फील्ड लिगेंड्स और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और मैंने बताया हुआ था लेक्चर में कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स वो होते हैं जिसमें से डोनर एटम क्या होता है? कार्बन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो कहिए मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ छोटा सा स्पेस लेकर के। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इसमें से कार्बन, नाइट्रोजन एज वेल एज ये फास्फोरस होते हैं डोनर एटम, और इनमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको करना है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटी सी इंफॉर्मेशन है। और जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड, तो इसमें से क्या होता है? ऑक्सीजन, सल्फर एंड हैलोजेंस डोनर एटम होते हैं और नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये चीज़ हो गया भाई, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब देखिए इसमें अगर आप देखें तो ये जो लिगेंड्स दिया है इसमें से अमोनिया दिया, अमोनिया के पास में लोन पेयर होता है। अमोनिया में जो डोनर एटम होता है नाइट्रोजन होता है। मैंने बोला हुआ है यहाँ पर, अगर नाइट्रोजन डोनर एटम है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी आप पेयरिंग कर दीजिए। ठीक है भाई, तो ये स्पिन लेकर के मैंने यहाँ पे रख दिया तो पेयर्ड हो गया, तो ये खाली हो गया। ये स्पिन लेकर के यहाँ पे कर दिया, तो ऐसे हम पेयरिंग कर देते हैं। जितने भी अनपेयर्ड हैं तो आप ऐसा अरेंजमेंट करें कि उन सभी को पेयर कर दीजिए। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया। अब ध्यान दीजिए भाई, अब इसके बाद में हम निकाल लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये आपका जो अमोनिया है तो यूनिडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड है। हर एक लिगेंड्स यहाँ पर, ये जो अमोनिया है तो केवल एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, लोन पेयर। ये लोन पेयर दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर 6 अमोनिया दिया है तो मतलब 6 लोन पेयर डोनेट किए जाएंगे। किसको डोनेट किए जाएंगे? इस सेंट्रल मेटल एटम को। किसके लिए? हाइब्रिडाइजेशन के लिए। किसके लिए? बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो मतलब क्या है कि अब इस सेंट्रल मेटल एटम को 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स भी प्रोवाइड करने होंगे, ताकि जब ये लोन पेयर आएंगे तो ये भाई इसको वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करना होगा। वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा तो वो लोन पेयर उन वेकेंट ऑर्बिटल में एंटर करेंगे। अब होता क्या है भाई, इसमें अगर आप देखें तो इसको 6 वेकेंट ऑर्बिटल से देने हैं। तो अब देखिए भाई 1 यहाँ तक तो फिल्ड है, यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 ये वेकेंट ऑर्बिटल्स इसके यूज किए जाएंगे फॉर द ओवरलैपिंग या फॉर द हाइब्रिडाइजेशन विद द ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड्स कंटेनिंग लोन पेयर्स। ठीक है भाई, अब देखिए ये जो ऑर्बिटल्स मैंने यूज किए हैं, ये ऑर्बिटल्स के नंबर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड्स। ये 6 लिगेंड्स है, इस वजह से 6 ऑर्बिटल्स हम लोगों ने यूज किए हैं। कैसे? वेकेंट ऑर्बिटल्स। अब ध्यान दीजिए भाई, ये D2, ये D ऑर्बिटल तो ये D2sp3, तो यहाँ से आपको मिल जाता है D2sp3। ये मिल गया हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई। अच्छा, मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ। ध्यान दीजिए भाई, ये हो गया आपका निकेल, यहाँ पे कर दिया निकेल हो गया, ये NH3, और ये हो गया आपका होल 6, और पावर कितना हो गया? ये 2+ हो जाता है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट, यहाँ पे अगर आप देखें तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, और इन स्टेप्स को फॉलो करके हम इसका भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से आपको पता चलेगा कि इनर सेल्स किस में यूज किए जा रहे हैं और किस में आउटर सेल्स यूज किए जा रहे हैं। अब देखिए भाई, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है तो पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। ओवरऑल चार्ज निकेल का हो जाएगा आपका निकेल 2+। ठीक है भाई। अब देखिए
नेक्स्ट ये पोर्शन तो हो गया, निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिल जाती है। जो दूसरा स्टेप दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ये सेंट्रल मेटल आयन हो गया जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। निकल के अगर हम एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें तो ये 28 होता है, ठीक है। तो सिमिलर पार्टी जैसे ये नंबर गया था डी में, वैसे ये नंबर चला जाएगा डी में तो 3d8 हो जाएगा, और ये नंबर चला जाएगा एस में तो ये 4s2 हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो गया। अब इसके बाद में इसमें अगर आप देखें तो निकल के पास में +2 चार्ज दिया हुआ है, निकल के पास में +2 चार्ज दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3d8 और ये 4s0 हो जाता है, 3d8 एंड 4s0 हो जाता है, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, जो नेक्स्ट पार्ट है हमें क्या करना है, ऑर्बिटल नोटेशन। ऑर्बिटल नोटेशन चलिए हम कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया आपका ये 3d8 हो गया, ये 4s0 हो जाता है, और ये आपका 4p0 हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 7 और 8 हॉर्न्स रूल फॉलो करके सबसे पहले सिंगल फील्ड, इसके बाद में डबल फील्ड। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, मिस्टेक ये कर देते हैं कि अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स में अमोनिया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है, तो इस कॉम्प्लेक्स में भी अमोनिया है, तो ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और यहाँ पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, यहीं पर मिस्टेक हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, मैंने लेक्चर में बोला हुआ था, यह एक लेक्चर मैंने डाला हुआ है, कॉम्प्लेक्सेज चैलेंजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कई सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेज हैं जिनमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप 100% या एक्यूरेटली अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, कई सारे एजप्शंस करके। तो वो सभी जितने भी एक्सेप्शनल कॉम्प्लेक्सेज हैं उनका लिस्ट लेकर के उस लेक्चर में मैंने डाला हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए भाई, मैंने वहाँ पर बोला हुआ था कि कुछ ऐसे लिगेंड है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एज वेल एज वीक फील्ड लिगेंड दोनों की तरह काम करते हैं। इन लिगेंड्स को बोला जाता है एवरेज लिगेंड। जैसे आप लोगों ने आने के इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों की तरह काम करते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेज को एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोला जाता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए कभी भी अमोनिया, ये अमोनिया है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, परंतु ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह भी काम करता है। और ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से आंसर कर सकते हैं। अब देखिए भाई, अमोनिया कभी भी कोबाल्ट, कॉपर, कैडमियम एंड आयरन के साथ में अटैच है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। इसके अलावा अगर अदर मेटल के साथ में अटैच है ये हमेशा वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। तो कहीं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर आपका कोबाल्ट, ये कॉपर और ये हो गया आपका कैडमियम और ये Fe, अगर इन मेटल के साथ में आपका अमोनिया अटैच है तो ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और अगर इनके अलावा कोई भी अदर मेटल दिया हुआ है जिससे अमोनिया अटैच है तो वहाँ पर ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें कोबाल्ट दिया हुआ तो इसमें अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है, और इसमें अगर आप देखें तो ये निकल दिया हुआ है, निकल इस सीरीज में नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर अमोनिया आपका वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है। मतलब है कि अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बारे में बात करूं तो ये जो अमोनिया है लग रहा है कि ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट इट इज एक्टिंग एज ए वीक फील्ड लिगेंड। मतलब है कि यहाँ पर आपको पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करना है। मतलब वीक फील्ड लिगेंड दिया तो जैसा भी ऑर्बिटल नोटेशन दिया उसको वैसे ही रखा रहने दें, बिल्कुल, और कतई टच ना करें, कतई डिस्टर्ब ना करें, जैसे दिया वैसे दिया, ठीक है। अब देखिए भाई, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करूं तो इसमें से कितने लिगेंड्स दिए हैं, 6, तो 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स इसको देने होंगे, ताकि क्योंकि हर एक लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो वो वेकेंट ऑर्बिटल्स में जाएंगे। तो 1 2 3 4 ये डी भी डला हुआ है, पूरा खाली पड़ा है तो यूज कर लीजिए, 4d डला हुआ है, ठीक है भाई। तो कितने वेकेंट ऑर्बिटल्स यूज करने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया भाई, ये ऑर्बिटल्स यूज किए जा रहे हैं। तो ये sp3 और ये d2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 अब d2। अब यहाँ से कंक्लूजन आपको आसानी से मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए भाई, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करता हूँ तो d ऑर्बिटल्स यूज किए जा रहे हैं जो आपके इनर सेल्स हैं, अंदर के सेल्स हैं। और इसमें अगर आप देखें इस कॉम्प्लेक्स के बारे में तो इसमें से d ऑर्बिटल तो यूज ही नहीं हो रहे हैं, ये आउटर के बाहर के सेल्स यूज किए जाते हैं, s ऑर्बिटल्स के आउटवर्ड से यूज किए जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और ये हो जाता है आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर सेल्स यूज किए जाए। यही पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा था, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में इनर सेल्स यूज किए जाएंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आउटर सेल्स यूज किए जाते हैं। तो ये पार्ट आप बहुत ही दिमाग में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए भाई, ये डिटेल्स आपका एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है,
स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो अमोनिया बेस के लिए एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह से, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ नई इंफॉर्मेशन आपको इसमें सीखने को मिली होगी, और आपको ये भी पार्ट क्लियर हो गया कि इस ऐसे क्वेश्चंस में इन कॉम्प्लेक्सेस की आप स्टेबिलिटी, एनर्जी एज वेल एज रिएक्टिविटी भी आप डिटरमिन कर सकते हैं।